हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 19 और अध्याय का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। आज इससे पहले मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक के कंप्लीट वीडियोस बना दिए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रिक नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। जो ब्रिक नलिका होती है उसके विभिन्न भाग जो होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए, ब्रिक नलिका के जो अंग होते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो होता है समीपस्थ संवलित नलिका। आपको मैं एक बार चित्र दिखा देता हूँ, उसके बाद वहां का आप संरचना देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम आकर के बताते हैं। तो देखिए, जो ब्रिक नलिका होती है उसकी पूरे ब्रिक नलिका को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। फिर यहाँ से जो नीचे आकर के ये घूम कर गया है इसे कहते हैं हेनले लूप। ठीक है, क्या कहते हैं? हेनले हेनले लूप। फिर ये वाली जो नलिका है, ये वाली, इसको कहते हैं दूरस्थ संवलित नलिका। और ये वाली जो नीचे की तरफ गई है इसे कहते हैं संग्राहक नलिका। तो ये 4 नलिकाएं हैं और इन्हीं का कार्य हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसमें से समीपस्थ संवलित नलिका का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूँ। चलिए, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। तो देखिए, ये जो नलिका होती है ना, इसके अंदर की जो उत्तकें होती है वो कैसे, तो घनाकार उत्तकों की बनी होती है। और वो घनाकार उत्तक कैसे होते हैं, तो एक ब्रश जैसे होता है। ठीक है, ये एक ब्रश के आकार के होते हैं ऐसे। और कैसे घनाकार घनाकार कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, आपने पढ़ा होगा। पिछले चैप्टर में मैंने बताया है कि जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं कुछ घनाकार होते हैं या फिर कुछ उपकला उत्तक होते हैं, ये सभी चीजें। तो उसमें से ये जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं उनके बने होते हैं। दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि 70 से 80% जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, आयन वगैरह हैं, जल हैं, उनका अवशोषण इसी भाग में हो जाता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों से पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निस्यंदन, मिश्रण और बाइकार्बोनेट का पुनर्शोषण करती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वास्तव में यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो समीपस्थ संवलित नलिका है वो शरीर में आयनी संतुलन को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का निस्यंदन में श्रवण और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। यानी इन तीनों का श्रवण करेगी और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करेगी। तो यहाँ पे आप इसको इस फिगर में देख ही सकते हैं। ये देखिए किसका किसका श्रवण कर रही है, तो हाइड्रोजन का, अमोनिया का और पोटेशियम का। वास्तव में ये पोटेशियम नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, इसका श्रवण कर रही है। और पुनरावशोषण किसकी करती है, तो बाइकार्बोनेट का। ठीक है, बाइकार्बोनेट है या सोडियम क्लोराइड है उसका करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनले लूप आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल की पराशरता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो हेनले लूप है उसकी 2 भुजाएं होती है। एक आरोही भुजा होती है, दूसरा होता है अवरोही भुजा।
तो जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी अवरोही भुजा में जल आर पार नहीं कर सकता, जबकि विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए यानी आयनों के लिए यह पारगम्य होती है या फिर धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद्र को सांद्र करती है। जब ये नीचे की ओर जाती है तो क्या करती है, निस्यंद्र को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद्र ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद्र तनु हो जाता है। अब आप इसे इस फिगर में देखें, देखिए यही वाला ना है हेनले लूप, तो जब ये नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, नीचे की ओर जा रही है तो ये कहेंगे इसको हम लोग अवरोही भुजा, और जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसे कहते हैं आरोही भुजा। जब देखिए इसमें से नीचे की ओर जा रही है तो यहाँ से बाहर निकलता है क्या, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं, ये जल है, और फिर जब ऊपर की ओर जाती है तो इसमें से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। आगे है दूरस्थ संवलित नलिका यानी डीसीटी। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती है। तो देखिए आवश्यकता करने पर क्या करती है, अगर शरीर में आयनों का संतुलन बनाए रखना है तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम का चयनात्मक पुनरावशोषण करती है। ठीक है, और मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, अधिकांश जो अवशोषण होता है वह समीपस्थ संवलित नलिका में हो जाता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, हेनले लूप में। उसके बाद होता है दूरस्थ संवलित नलिका में। अगला है संग्रह नलिका। यह लंबी नलिका ब्रिक के वॉलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। अब देखिए मूत्र को सांद्र रखना है क्योंकि जल की कमी हो जाएगी अगर सांद्र नहीं रहता है तो, इसलिए क्या करता है कि जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। मतलब जल का अधिकांश हिस्सा जो है ना वो इसी भाग में उसको अवशोषित कर लिया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को ब्रिक मध्यांश तक ले जाती है। अब क्या करती है, यूरिया को कहाँ ले जाती है, ब्रिक के मध्यांश तक यानी मध्य भाग तक ले जाती है। यह पीएच के नियमन तथा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक श्रवण द्वारा रक्तों में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये रक्तों का जो है वो रक्त में आयनों का संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। चलिए आगे जानते हैं निस्यंद यानी छन्नित को सांद्रण करने की क्रियाविधि। ठीक है, जो निस्यंद है यानी छन्नित है उसको सांद्रण करने की क्रियाविधि कैसे होती है, तो देखिए स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं, सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वसा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने वसा रेक्टा का चित्र आपको पहले ही दिखा दिया। तो हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिधारा का मतलब है काउंटर करंट। तो क्या होता है, हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है। ठीक है, तो आपको मैंने हेनले लूप को दिखाया ऐसे, तो क्या होता है, ये विपरीत धुरा दिशा में प्रवाह होता है। एक यहाँ पे नीचे की ओर प्रवाह होता है और इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर। ये वाली कौन सी नलिका कहलाती है, अवरोही भुजा, अवरोही नलिका कह सकते हैं, इसको कहते हैं आरोही नलिका। तो देखिए अवरोही में नीचे की ओर प्रवाह होता है जबकि आरोही में ऊपर की ओर होता है, यानी दोनों दो दिशाओं में होता है, जिससे क्या होता है, प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वसा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा रूप में होता है। तो देखिए हेनले लूप में तो हो ही रहा है, हेनले लूप में क्या हो रहा है, जो मूत्र है उसका विपरीत दिशाओं में प्रवाह हो रहा है, जबकि वसा रेक्टा में ब्लड का विपरीत दिशाओं में
प्रवाह होता है। हेनले लूप व वसा रेखा के बीच की नजदीकी एवं उसमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाशी की प्रासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। प्रासरण दाब मध्यांश से बाहरी भाग के से भीतरी भाग की ओर बढ़ता है। यहाँ पे आप इसको नोट कीजिए कि प्रासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। यानी जो प्रासरण दाब होता है वो मध्यांश से अगर बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर जाइएगा तो लगातार बढ़ेगा। जैसे कि वॉलकुट की ओर 300 और ऑस्मोसिस पर लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 ऑस्मोस पर लीटर यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, मान लीजिए कि ये आपका ब्रिक है, सॉरी ये तो जी जैसा हो गया, ये ऐसा ऐसा होता है ना, ये ब्रिक, इसमें नलिका निकली रहती है, तो ये वाली जो भुजा है उसे वॉलकुट कहते हैं और ये वाला हिस्सा है वो मध्यांश है। तो वॉलकुट से मध्यांश की ओर जाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वसा रेखा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग से विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाश को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप वसा रेखा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है। अब इतना सारा प्रोसेस को आप फिगर में थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है वसा रेखा जिसमें क्या है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब ये देखिए जैसे नीचे की ओर जाता है इसमें इसकी प्रेशर बढ़ने लग जाती है। देखिए 300 से बढ़ करके 1200 तक होता है। फिर ये ऊपर की ओर जाता है तो ये घटने लगता है। जबकि नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन यानी हेनले लूप है, ये वाला हेनले लूप में क्या होता है कि ऊपर इसकी प्रेशर कितना होता है, 300 ऑस्मोसिस पर लीटर। ये जब नीचे जाता है तो बढ़ते बढ़ते 1200 तक जाता है और फिर ऊपर की ओर आता है तो घटने लगता है। तो ये चूंकि दिशा दोनों विपरीत होती है इसलिए प्रतिधारा उत्पन्न होती है। और यहाँ से जब फिर मूत्र आगे बढ़ता है तो ये है संग्राहक नलिका, यहाँ से कुछ जो यूरिया होता है उसे फिर से यूरिया को लौटा दिया जाता है हमारे शरीर को। ठीक है, वही बताया जा रहा था यहाँ पे। यह क्रियाविधि मध्यांश से अंतराकाशी की प्रवणता बनाए रखती है। इस प्रकार के अंतरकाशी की प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान देती है। अब ये प्रवणता के कारण जो अंतरकाशी है, मतलब दोनों में इतना अंतर है, उसके कारण ये संग्राहक नलिका द्वारा क्या होता है, जल के सहज अवशोषण हो पाता है और निस्यंद का सांद्रण करती है। तो जल का अवशोषण भी हो जाता है और जो निस्यंद रहता है उसका सांद्रण भी हो जाता है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। तो जो पहली बार निस्यंद निकला था, मैंने पहली बार जो छनाया हुआ था वहां पे ग्लोमेरुलस के द्वारा, उसकी तुलना में 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित होता है। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने के लिए मुख्य क्रियाविधि है। और सांद्र करने से क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है पूरा हमारे शरीर में और जो अवशिष्ट होता है वही शरीर से बाहर निकल पाता है। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिक क्रियाओं का नियमन कैसे होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव या शिकायत हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।